नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात अहम खबर की, जहां पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर एनआईए की टीम ने खूंटी के अड़की से हत्याकांड के मुख्य आरोपी हरि मुंडा को गिरफ्तार किया। हरि मुंडा के नक्सली कुंदन पहान और पूर्व मंत्री राजा पीटर से संबंध थे, लेकिन वो लंबे समय से फरार चल रहा था। एनआईए की माने तो रमेश सिंह मुंडा की हत्या के लिए 5 करोड़ की डील हुई थी। दुमका में पुलिस ने एक साइबर अपराधी दामोदर कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मेरठ में मामला दर्ज है। मेरठ पुलिस से जानकारी मिलने के बाद दुमका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि 8 लड़कों का एक गैंग है जो रांची में बैठकर लोगों को फोन करता है। एसपी के अनुसार अपराधी के अकाउंट में ठगी का 8 लाख रुपया जमा किया गया है। 18 जो केस नंबर है मेरठ पुलिस का, वहाँ से हमको फ़ोन आया था कि ये साइबर क्रिमिनल जो है आप में दुमका में रिसाइड कर रहा है। तो उसके चलते हुए हमने एसडीपीओ जरमुंडी और जरमुंडी अफसर इंचार्ज को इस के बारे में जो है हमने बताए और उनके बैंक अकाउंट्स भी जो है मेरठ पुलिस ने हमको शेयर किया था। तो तुरंत जो हमने बैंक का जो अकाउंट जो है हमने फ्रीज़ करवाया। फ्रीज़ करने के बाद जो है ये दामोदर कुमार जो है बैंक में क्यों फ्रीज किया है वो इंक्वायरी करने के लिए आया और विड्रॉल करने के लिए भी आया था। तब इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो है इससे पूछताछ करने के क्रम में बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां 28 महिला किसान आज इजराइल जाएंगी। कृषि की नई तकनीक सीखने इजराइल जाएंगी महिला किसान। हरी झंडी दिखाकर सीएम रघुवर दास करेंगे रवाना। 11 बजे इजराइल जाने वाली महिलाओं से किसान मुख्यमंत्री सीएम रघुवर दास मिलेंगे। तो बता दें कि 11 बजे जो इजराइल जाने वाली महिला किसान हैं उनसे मुख्यमंत्री भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां 28 महिला किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि वो इजराइल जा रही हैं। कृषि की नई तकनीक सीखने इजराइल जा रही हैं और उनको हरी झंडी दिखाकर खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास रवाना करेंगे। 11 बजे इजराइल जाने वाली महिला किसानों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। रांची में पहली बार प्रोजेक्ट भवन से बाहर पार्क में कैबिनेट की बैठक होगी। लाल खटंगा के बायोडायवर्सिटी में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। रांची के बड़ा तालाब का नाम बदल गया है। युवा दिवस के मौके पर सीएम ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ा तालाब का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सरोवर करने की घोषणा की। युवा दिवस पर रांची के बड़ा तालाब में सीएम रघुवर दास ने युवाओं के आइकन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। तालाब के बीचों बीच स्थापित स्वामी विवेकानंद की ये प्रतिमा ईस्टर्न इंडिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 33 फीट है। गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले मूर्तिकार रासूतार ने स्वामी के इस प्रतिमा का निर्माण किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व को यहाँ पे हम लोग स्थापित किए हैं। उनकी ये मूर्ति हम सबके लिए प्रेरणादायी होगी। हम सबके जीवन में वह एक लक्ष्य हासिल करने में, भारत को सर्वोच्च स्थान पर पुनर्स्थापित करने में वो हमें हमेशा प्रेरक देगी। हम लोग दिल्ली में भी थे तो इसी पर दिमाग था। तो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर सेल्फी लेने वालों की भीड़ खूब होने वाली है। हम लोग बात कर रहे थे कि भैया इसमें रेलिंग भी देना जरूरी है, सेल्फी के चक्कर में गिरने का भी डर है। लेकिन सिर्फ सेल्फी नहीं लेना। स्वामी जी हंस रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि भाई जब स्वामी विवेकानंद जी। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने बड़ा तालाब का नाम बदलकर
स्वामी विवेकानंद सरोवर करने की घोषणा की। साथ ही लोगों से स्वामी विवेकानंद के बताए रास्तों पर चलने की अपील करते हुए बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के विकास की बात दोहराई। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में स्वामी विवेकानंद सरोवर देश का एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। और 6 महीना इंतजार करिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल ये जगह बनेगा। पूरा रात में भी यहाँ बोटिंग चलेगा, दिन में भी बोटिंग चलेगा। चारों कोना आप देखिएगा, दुनिया का पर्यटक इस सरोवर में, स्वामी विवेकानंद के सरोवर में आएंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्वामी विवेकानंद का यहाँ मूर्ति है। ये अभी आने वाले समय में आप 7-6 महीने के अंदर देखिएगा, काफी ये जगह डेवलप होगा। पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार 31.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें 15.5 करोड़ रुपए तालाब पर ब्रिज बनाने और मूर्ति स्थापित करने और तालाब में आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च हो रहा है, जबकि 13 करोड़ में बड़ा तालाब के चारों ओर बाउंड्री बनाए जाएंगे। वहीं यहां बोटिंग की सुविधा बढ़ाने के अलावा लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे 6 महीने के भीतर बड़ा तालाब की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन 14 पर काम कर रही है। यानी बीजेपी का लक्ष्य राज्य की सभी 14 सीट पर कमल खिलाने का है। ऐसे में पार्टी का फोकस जेएमएम के गढ़ संथाल परगना पर है। – 2014 के चुनाव में बीजेपी को संथाल परगना में हार का सामना करना पड़ा था। मोदी लहर में भी दुमका और राजमहल सीट पर कमल नहीं खिल पाया था, लेकिन 2019 में बीजेपी इतिहास बदलने के मूड में है और जेएमएम के गढ़ में विजय पताका फहराने की कोशिश है। यही वजह है कि पिछले दिनों सीएम ने संथाल में कई दिनों तक बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 19 जनवरी को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संथाल दौरे पर आ रहे हैं। एक परिणाम है कि पूरे संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह और आग्रह देखा जा रहा है। संगठन चुस्त दुरुस्त हुआ है, जीतने के लिए एकदम प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना के तीनों लोकसभा सीट भारी मार्जिन से जीतेगी। जेएमएम बहुत पीछे गया है। वहाँ जेएमएम का जो दोनों सांसद हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। संथाल परगना को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इसको भेदना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि संथाल पर बीजेपी के फोकस के बावजूद हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है। लोहे के चने चबाने से होगा क्या? बस आप समझ लीजिए, संथाल परगना वही है। इन लोगों ने उपचुनाव में भी प्रधानमंत्री जी को भी प्रचार प्रसार में भेजा था, क्या हुआ? 2014 में बीजेपी ने राज्य की 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सभी सीटों पर फतह हासिल करने का लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं है। लिहाजा बीजेपी न सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पलामू प्रमंडल में संघर्ष यात्रा पर निकले हेमंत सोरेन ने गढ़वा के रंका चौक पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही 2019 में केंद्र के साथ साथ राज्य से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। ये सरकार की वर्षा है,
चाहे वो नियुक्ति पर हो, चाहे राज्य के और भी कार्यों को लेके बात करें, उसमें हर कार्य में उनकी राजनीतिक एजेंडे छुपे होते हैं। किस तरीके से उस वर्ग में, उस व्यवस्था में हम भारतीय जनता पार्टी का मोनोग्राम लगा पाए। अगर शिक्षक है, शिक्षक की बहाली होगी, आयुष की बहाली होगी, डॉक्टर की बहाली होगी, तो उसके पीठ पर बीजेपी का ठप्पा लग जाए, यही उनका एजेंडा में रहता है। देवघर का कुपोषित उपचार केंद्र खुद कुपोषित हो गया है। हालत ये है कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। रिपोर्ट देखिए। 8 साल 2920 दिन, महज 523 कुपोषित बच्चे। इस साल नहीं खुला खाता। डेटा है जहाँ पे दिखाया गया है, ये लिखा हुआ है वर्तमान में भर्ती संख्या 0 है। और अगर हम यहाँ एक देखें नंबर 0523, तो इसका अर्थ सीधा सा है कि पिछले 8 साल में अब तक यहाँ सिर्फ 523 बच्चे का ही भरण पोषण या उनका इलाज किया गया। ये तस्वीर है देवघर के कुपोषित उपचार केंद्र यानी एमटीसी का। 8 साल पहले करोड़ों के खर्च से एमटीसी की स्थापना इसलिए की गई कि कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहे, लेकिन इस 8 सालों में महज 523 कुपोषित बच्चे ही यहाँ आए। ऐसा नहीं है कि इलाके में कुपोषण का नामो निशान मिट गया है, बल्कि जागरूकता की कमी की वजह से यहाँ बच्चे नहीं आते हैं। कुपोषण के शिकार बच्चों के माँ बाप को पता ही नहीं है कि देवघर में ही उनके बच्चों का इलाज हो सकता है, और जिन पर माँ बाप को जानकारी देने की जिम्मेदारी है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। क्षेत्र में नहीं जानकारी रहने का कारण कि आते हैं नहीं यहाँ, तो हम लोग जो पूछते हैं कि इतना दिन से बच्चे आपका बीमार थे, क्यों नहीं आप पहले ले आए, इतना ज्यादा बीमार होके लाए। साल 2017 में महज 56 बच्चे, तो 2018 में 38 बच्चे ही यहाँ उपचार के लिए आए। 2019 में जनवरी के आधे महीने खत्म होने को है, लेकिन अभी तक खाता ही नहीं खुला है। जाहिर है कि कोई भी अपनी ड्यूटी को लेकर गंभीर नहीं है। हमारे जो DSW के हैं CDPO स्तर से या आंगनबाड़ी केंद्र के, उनके द्वारा भी जो है सो मरीज को नहीं लाया जा रहा है, जो काफ़ी उदासीनता है। इसके लिए मैंने बैठक में बातें उठाई। एमटीसी को पुराने सदर अस्पताल परिसर में स्थित होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल से तमाम दूसरे विभाग नए परिसर में जा चुके हैं, जिसकी वजह से एक्सरे जैसे साधारण काम के लिए मरीजों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हालांकि एमटीसी को एक नए परिसर में ले जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसमें फिलहाल काफी वक्त लगेगा। वहाँ जाने से हमको तुरंत, जैसे कि गाड़ी घोड़ा देखना पड़ता है, एम्बुलेंस देखना पड़ता है, उनको फोन, तो तत्काल वहाँ तुरंत सारा काम मेरा हो जाएगा। जाहिर है कि जिस मकसद से एमटीसी को तैयार किया गया है वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है। रीजन यही है कि जो योजना है वो आम लोगों तक, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। सवाल ये उठता है कि 8 साल बाद भी अगर स्थिति यही है तो फिर ऐसे में कुपोषित बच्चों का इलाज कब और कैसे हो पाएगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीष राजनी, जटीन देवघर। पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज बंद होने के चलते साहेबगंज में पत्थर व्यवसाय बंदी के कगार पर है। ऐसे में क्रशर मालिक से लेकर मजदूर तक भूखमरी के कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज की मरम्मत हो रही है, जिसके चलते मार्च तक बराज पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद है। ऐसे में साहेबगंज में पत्थर व्यवसाय ठप पड़ गया है। दरअसल साहेबगंज के स्टोन चिप्स फरक्का बराज के रास्ते ही बंगाल से लेकर देश के कई कोनों में पहुंचते हैं, लेकिन फरक्का बराज बंद होने से न सिर्फ पत्थर व्यवसाय बंद हो गया है, बल्कि बैंक से कर्ज लेकर चल रहे क्रशर और गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। होने से तो पूरे व्यवसाय बंद हो गया हम लोग का, काहे कि वो तो नेशनल हाईवे है, वहीं से हम लोग का सारा बिजनेस, पत्थर बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस जुड़ा हुआ है उसी से। आज फरक्का बिजनेस टोटली साइड आपका 3 पहाड़ से लेके अप टू राजग्राम तक जो भी हम लोग का साइड है टोटली क्लोज हो गया है। रोजगार कम हो गया है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, लोगों को जहाँ काम मिलना चाहिए वो लो में चला गया है। तो स्टार्ट होगा तो आई होप कि सबको काम चालू हो जाएगा। क्रशर बंद हो गया है
तो व्यवसायिक कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में व्यवसायियों के क्रशर और गाड़ियां जब्त हो रही हैं। व्यवसायी लाचार हैं और मजदूर बेरोजगार। इसका असर बाजार में खरीद बिक्री पर पड़ रहा है। आय नहीं होने से खरीदारी कम हो गई है और बाजार में सन्नाटा पसर गया है। क्या है कि फरक्का बैरेज बंद हो गया, जो रोड उनके रिपेयरिंग हो रहा है उससे भी हमारे परिवहन पर और ऑपरेशन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस साइड मिर्जा चौकी में भी हमारा भागलपुर जाता है, वहां भी थोड़ा ये होने से काफी कमियां आई है। साहिबगंज वासियों की जीविका का एकमात्र जरिया पत्थर व्यवसाय है। इस पर लाखों परिवार आश्रित हैं, लेकिन फरक्का बराज बंद होने से साहिबगंज की लाइफलाइन पर ब्रेक लग गया है। निशांत कुमार, न्यूज 18, साहिबगंज। नशा मुक्ति को लेकर 2 अक्टूबर को हरिद्वार से निकली जागरूकता रथ इन दिनों गुमला में है। इसके जरिए विभिन्न चौक चौराहे, स्कूल, कॉलेज में जाकर लोगों और छात्रों को नशा से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस अभियान की जमकर सराहना की है। अवेयरनेस प्रोग्राम नशा मुक्ति से लोगों को बचाया जाए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर देश के 4 कोनों में यह गाड़ी निकाली गई है। इसका पूरे देश के अंदर में नशा से संबंधित उसकी बुराइयों को बताना अवेयरनेस के प्रोग्राम के रूप में हम जा रहे हैं। ये रथ से गुमला में बहुत ज्यादा माने शराब नशाखोरी का प्रकोप है, उससे बहुत सुधार होगा। युवा दिवस के अवसर पर जिला न्यायाधीश शिवपाल सिंह विवेकानंद अनाथ आश्रम पहुंचे। आश्रम में उन्होंने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया और बच्चों को विवेकानंद के विचारों से सीख लेने की सलाह दी। अनाथ आश्रम है। हाँ, विवेकानंद जयंती है कि जीवन सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए है। जो कमजोर हुआ वो मर गया, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे हम और आप हो। रामकृष्ण मिशन के जो चलते हैं आश्रम है, चाहे विद्यालय हो, उनका एक ही मिशन है कि कोई अनाथ नहीं है। सभी का ये राम और कृष्ण का देश है, रघुनाथ विश्वनाथ का देश है। यहाँ कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम अनाथ हैं, हमारे कोई मदद के लिए नहीं है। थोड़ा आगे बढ़िए।